नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज पीएम केयर्स फंड की राशि को एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफ़र करने से मना कर दिया। उसका कहना था कि ये कोरोना के लिए लिया गया फंड है और एनडीआरएफ में पर्याप्त राशि है, वहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता कि ये राशि वहाँ ट्रांसफ़र की जाए। एक तरह से ये याचिका खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर बीजेपी बहुत आक्रामक हो गई है और इस तरह से प्रदर्शित कर रही है मान लो सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी हो। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा है क्या कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद से पीएम केयर्स से जुड़े जो तमाम सवाल हैं वो ख़त्म हो गए हैं और पीएम केयर्स फंड अब किसी तरह के विवाद से ग्रस्त नहीं है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। आज हम द डेली शो में इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपसे एक निवेदन करेंगे कि अगर आपको गोदी मीडिया के कामकाज से आपत्ति है, उसके खबरों और सूचनाओं के तोड़ने मरोड़ने से दिक्कत है, परेशान हैं आपको ये अच्छा नहीं लगता, तो आप स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए, उसके ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। आप इसमें आर्थिक योगदान देकर स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। तो आइए अब शुरू करते हैं द डेली शो। सवाल ये है कि क्या पीएम केयर्स फंड विवादों से परे हट गया है? अब उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीएम केयर्स फंड को लेकर क्या क्या सवाल हैं, क्या क्या प्रश्न उठाए जा रहे हैं, क्यों ये इतना विवादों में फंसा हुआ है और जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है क्या वो उन सारे विवादों को ख़त्म कर देने वाला है? ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक याचिका जो कि इससे संबंधित थी कि जब हमारे यहाँ एक आपदा राहत कोष है तो उसी में क्यों न राशि ली जाए, दान राशि, और वहीं से क्यों न उपयोग हो। अगर हम कोरोना को एक आपदा मानते हैं तो एक फंड के ज़रिए ही उस पर खर्च क्यों न किया जाए और ये राशि वहाँ क्यों न डाल दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस आइडिया को, इस अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया है। उसको लगता है कि इस तरह के फंड बनाने का अधिकार सरकार को है और इसकी राशि वहाँ ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है। लेकिन पीएम केयर्स फंड को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पीएम केयर्स फंड में कोई पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता नहीं है, इससे हमारा क्या मतलब है? मतलब ये है कि इस फंड में कहाँ से कौन लोग पैसे दे रहे हैं और वो पैसे कहाँ किस तरह खर्च हो रहे हैं, इस बारे में बिल्कुल एक तरह से अंधेरा है। सरकार जनता से कुछ नहीं बता रही है। अब कहने को रविशंकर प्रसाद ने आज ये कह दिया है कि मोटे तौर पर कि इतना खर्च हुआ है। उन्होंने बताया कि कोरोना से लड़ाई में 3100 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इनमें से 2000 करोड़ रुपए के वेंटिलेटर खरीदे गए हैं, 50,000 वेंटिलेटर खरीदे गए हैं। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए वैक्सीन के रिसर्च के लिए दिया गया है। तो ये कुल मिलाकर इतना खर्च हुआ है, यानी 3200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सवाल उठता है कि ये जो खर्च हुआ है वो किस तरह से खर्च हुआ है। अगर 50,000 वेंटिलेटर खरीदे गए हैं तो किन से खरीदे गए हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस अपनाई गई है, प्रक्रिया अपनाई गई है, वो पारदर्शी क्यों नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि इन वेंटिलेटर्स पर पहले ही सवाल उठ गए हैं क्योंकि ये मानक के अनुरूप नहीं थे और जिस समय में इनको डिलीवर किया जाना था वो भी नहीं हुए थे। तो अभी ये भी क्वेश्चन में है कि रविशंकर प्रसाद जो दावा कर रहे हैं कि 50,000 वेंटिलेटर खरीदे गए, वो 50,000 वेंटिलेटर आ गए हैं क्या? क्योंकि पहले 2 महीने में केवल 6,000 वेंटिलेटर आए थे और वो जबकि उसी समय तक ये वेंटिलेटर आ जाने चाहिए थे। मतलब उसमें एक लंबा डिले था और उसकी क्वालिटी को लेकर जो कमेटी है उसने उसे एक तरह से रिजेक्ट कर दिया था कि ये बिल्कुल भी जिस तरह के वेंटिलेटर होने चाहिए वैसे नहीं हैं। तो
ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह तभी खड़ा हो गया था कि जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो किस तरह खर्च किया जा रहा है। आपको याद होगा कि गुजरात में जो फर्जी वेंटिलेटर वहाँ की सरकार, रूपाणी सरकार ने खरीदे थे और हॉस्पिटल में लगाए थे, तो बाद में पता चला था कि वो तो दरअसल वेंटिलेटर है ही नहीं, वो वेंटिलेटर का काम ही नहीं कर सकते, और तमाम डॉक्टरों ने उसको खारिज भी कर दिया था। और उस समय भी कहा गया था कि वहाँ भी वेंटिलेटर की खरीदारी में पीएम केयर से फंड दिया गया है। तो एक ये जो अपारदर्शिता बनी हुई है, जो धुंधलका बना हुआ है कि ये पैसा कैसे खर्च हो रहा है, इस बारे में अभी कोई भी हमारे पास जानकारी, पुख्ता जानकारी सरकार ने नहीं दी है। इसके अलावा क्या इतना ही पैसा अभी तक पीएम केयर्स फंड में आया है, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो सवाल उठता है कि ये अगर मान लें कि हम ये केवल इतना ही पैसा है, तो ये पैसा देने वाले कौन लोग हैं? कहीं इसमें हथियारों के दलाल तो नहीं हैं, हथियार बेचने वाली कंपनियां तो नहीं हैं, या सरकार से कोई सहूलियत हासिल करने के लिए, किसी तरह की रियायत पाने के लिए उन्होंने ये फंड में दान तो नहीं दिया है। तो बहुत सारे किंतु परंतु हैं जिनके बारे में सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो उसी समय खड़ा हो गया था कि पीएम केयर्स फंड क्रिएट ही क्यों किया गया है, क्योंकि हमारे पास पहले ही प्रधानमंत्री राहत कोष है जिसका इस्तेमाल इस तरह की चीज़ों के लिए होता है। तो ये गोपनीय फंड क्यों बनाया गया, और इस फंड को बनाते समय ये भी कोशिश की गई संसद को बाईपास करके, ताकि इस फंड में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में संसद जवाब तलब न कर सके। सीएजी इसके बारे में कोई जांच नहीं कर सकती है, ये प्राइवेट चार्टर्ड अकाउंटेंट इसकी जांच करेंगे, और जिस अकाउंटेंट को सरकार ने हायर किया है उसके बारे में भी स्पष्ट हो चुका है, आ चुका है खबरों में कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो अब सवाल उठता है कि इतनी मिलीभगत, इतनी जोड़ तोड़, इतनी षड्यंत्रकारी तरह से, संदिग्ध तरीके से, रहस्यमय तरीके से इस फंड को क्यों मैनेज किया जा रहा है, क्यों प्रबंध किया जा रहा है, क्या वजह है कि सरकार इसमें इतनी गोपनीयता बरत रही है। तो रविशंकर प्रसाद का ये दावा सरासर इससे कोई पारदर्शिता नहीं मिलती, कोई खबर नहीं दी है सरकार ने। अगर रविशंकर प्रसाद ये सोचते हैं कि उन्होंने ये आंकड़े देकर बड़ी मेहरबानी की है देश पर, और पीएम केयर्स फंड के बारे में उन्होंने पारदर्शिता जाहिर की है, तो ये सरासर झूठ है, इसका कोई आधार नहीं है, और ये जनता को गुमराह करने की, बेवकूफ़ बनाने की एक कोशिश है। हमारे देश में बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, बहुत जानकार लोग नहीं हैं, इसलिए जब मंत्री या प्रधानमंत्री कोई चीज़ कहते हैं तो आम तौर पर लोग उसको मान लेते हैं। लेकिन इसके जो बहुत सारे पेंच हैं, जो इसके बहुत सारे सूत्र हैं, उसको समझने की ज़रूरत होती है, ताकि आप सही जानकारी ले सकें और सही ढंग से उसके बारे में कोई अपनी राय बना सकें। इसीलिए आपको मैं बता दूं कि ये याचिका तो खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अभी दो याचिकाएं दो हाई कोर्ट में चल रही हैं। एक मुंबई हाई कोर्ट में है और एक दिल्ली हाई कोर्ट में है। एक में जो दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका है उसमें पारदर्शिता की मांग को लेकर किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि पीएम केयर्स फंड के बारे में एक के बाद एक कई एप्लीकेशन दी गई हैं, आरटीआई एप्लीकेशन दी गई हैं, लेकिन सरकार ने सबको खारिज कर दिया है। किसी भी तरह की जानकारी देने को तैयार नहीं है सरकार, जबकि खुद रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि ये फंड जो है पब्लिक ट्रस्ट है। तो पब्लिक ट्रस्ट है तो पब्लिक को जानने का हक है, तो पब्लिक को आप बताना क्यों नहीं चाहते हैं कि इस फंड में क्या हो रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन खर्च कर रहा है, क्यों खर्च कर रहा है, वगैरह वगैरह। ये जानकारी आप क्यों छुपाना चाहते हैं? इसके लिए तो बहुत बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आपकी सरकार, आप दावा करते हैं कि हमारी पारदर्शी सरकार है, हमारी सरकार भ्रष्टाचार नहीं करती है, तो सबसे बेहतर तो ये होता कि ये आप फंड की पूरी जानकारी एक वेबसाइट में डाल देते और जिनको भी चाहिए वो जानकारी देख सकता था। लेकिन उस हद तक जाने की बात तो दूर है, आप आरटीआई द्वारा मांगी गई छोटी मोटी जानकारियों को भी नहीं दे रहे हैं, साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं, ये कहते हुए कि आरटीआई के तहत ये फंड नहीं आता है। अब सरकार, पूरी सरकार जो फंड चला रही है, सरकार क्या है? आखिरकार सरकार
जनता की सरकार है, जनता द्वारा चुनी गई है, जनता के लिए काम कर रही है, तो जनता को पारदर्शिता के साथ बरतना क्यों नहीं चाहिए सरकार को। लेकिन वो ये छुपम छुपाई क्यों खेल रही है, इसकी कोई तो वजह होगी ना। तो ये पारदर्शिता नहीं बरत रही है और इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक पूरा मामला चल रहा है। एक दूसरा जो मुंबई हाई कोर्ट में मामला चल रहा है उसमें भी ये है कि एक तो पारदर्शिता का सवाल है, दूसरा इस फंड की ऑडिटिंग का सवाल है कि इस फंड की ऑडिटिंग एक निष्पक्ष होनी चाहिए। मांग तो ये है कि कैग करे, कंट्रोलर ऑफ ऑडिट जनरल करे, ताकि एक रिकॉर्ड में रहे और संसद की भी उस पर निगाह रहे कि किस तरह से वो काम हो रहा है एक पारदर्शी तरीके से। तो एक मुंबई हाई कोर्ट में भी चल रही है। अब ये सुनवाई कब तक चलेंगी, ये कब होंगी, फिर इनको सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से चैलेंज किया जाएगा सरकार की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा नहीं होगा हम नहीं जानते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रवैये को लेकर बहुत सारी बातें चारों तरफ हो रही हैं। संदेह का वातावरण उसके लिए बना हुआ है। जो आज फैसला आया है उसको लेकर भी आम तौर पर लोगों ने ये कहा कि ये तो एक्सपेक्टेड था, इसी लाइन पर ये फैसला आना चाहिए था। हम उसमें नहीं जाना चाहते, हम किसी तरह का संदेह नहीं जताना चाहते हैं न्यायपालिका पर, लेकिन इस तरह की का वातावरण बन चुका है। खैर, तो अब मुद्दा ये उठता है कि इस पारदर्शिता को क्या सरकार दिखाएगी, सरकार क्या ऑडिट कराएगी निष्पक्ष एजेंसी से। उन्होंने अपनी एजेंसी हायर की है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पक्की तौर पर आपके द्वारा हायर की गई एजेंसी है और आपके निर्देशों के तहत ही जो आंकड़े आप चाहोगे वो पब्लिश करेगी या जनता को बताएगी और जो चाहोगे वो छिपा देगी। तो एक बड़ा ख़तरा ये है कि ये फंड एक बड़े करप्शन का केंद्र ना बन जाए। जैसे इलेक्शन बॉन्ड के बारे में ये आम राय है कि वो सरकार ने जिस तरह से बनाया है उसकी वजह से एक बड़े पैमाने पर करप्शन की गुंजाइश उसमें बन गई है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति अब बिना नाम बताए फंड दे सकते हैं। और किसको दे रहे हैं आप ये भी जानते हैं कि सारा फंड बीजेपी को जा रहा है। एक बड़ी राशि बीजेपी ने इस इलेक्शन फंड के ज़रिए इकट्ठी की है अपने लिए। एक और फंड क्रिएट किया गया, तो क्या ये भी चुनाव की तैयारी के लिए फंड क्रिएट किया गया है? इसका इस्तेमाल दूसरे तरीके से किया जाएगा या किन चीज़ों के लिए किया जाएगा? कोरोना के अलावा भी किन्हीं चीज़ों पर किया जाएगा? तो ये मामला कुल मिलाकर ये है कि इतना रहस्यमय तरीके से इस फंड को रखा जा रहा है और ना आरटीआई का जवाब मिल रहा है, ना पारदर्शिता बढ़ती जा रही है, ना उसकी जो निष्पक्ष ऑडिट होनी चाहिए उसके इंतज़ाम किए जा रहे हैं। तो अंततः ये सरकार के बारे में क्या बताता है? अगर रविशंकर प्रसाद, यदि जेपी नड्डा ये कहना चाहते हैं कि ये क्लीन चिट मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से एनडीआरएफ के मामले में, तो पीएम केयर्स जो है वो गंगा जल से उसका स्नान हो गया है, वो पवित्र हो गया है, तो ये बहुत ही कहना चाहिए कि भ्रम फैलाने वाली एक एक्सरसाइज है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि बीजेपी के नेता जब भी कोई सवाल उठता है तो सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय वो या तो कांग्रेस पर अटैक करेंगे और उससे भी ज़्यादा राहुल गांधी या गांधी परिवार पर अटैक करेंगे। आप अटैक कीजिए, हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं, आप खूब अटैक कीजिए, आपकी राजनीतिक दुश्मनियां शत्रुताएं जो भी हैं आप निभाते रहिए, लेकिन जनता को जो हक है उसको देने से मना मत कीजिए, आप उससे इनकार मत कीजिए, उसको बेवकूफ़ मत बनाइए। उस सवाल का मुँह उस तरफ मोड़कर जनता को बताइए कि पीएम केयर्स फंड में कितनी राशि आई है, कहाँ खर्च हुई है, अगर इतना ही खर्च हुआ है तो क्या इतनी ही राशि आई है, और अगर ये खर्च हुआ तो किस तरह से खर्च हुआ है। वेंटिलेटर्स के ठेके किन लोगों को दिए गए हैं, क्या ठेके देते समय पूरी जो प्रक्रिया है, नियम कानून है, उसका पालन किया गया है, और जो वेंटिलेटर आए हैं क्या वो मानदंडों पर सही उतरते हैं। ये तमाम सवाल हैं जो बार बार उठते रहेंगे, क्योंकि ये पीएम केयर्स फंड निश्चित रूप से एक ऐसा ड्यूबियस फंड है, ऐसा कहना चाहिए कि
इतने रहस्यों में घिरा हुआ, इतने संदेहों में घिरा हुआ फंड है कि कभी भी जब तक सरकार इसमें पारदर्शिता पूरी तरह से नहीं लाएगी, ये संदेह बना रहेगा कि सरकार कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ इस फंड के माध्यम से कर रही है। वो संदेह तब तक दूर नहीं होंगे। तो अंत में इस वीडियो के मैं ये कहना चाहूँगा कि क्लीन चिट नहीं मिली है पीएम केयर्स फंड को। चाहे रविशंकर प्रसाद, चाहे जेपी नड्डा, चाहे बीजेपी के कोई भी नेता कितने ही दावे करते रहें, कितने ही ज़ोर की आवाज़ लगाते रहें, कितने ही अपने विपक्षियों पर हमले करते रहें, लेकिन ये जो मूल सवाल है पीएम केयर्स फंड को लेकर, वो अपनी जगह अभी भी बने हुए हैं और उनके जवाब देने पड़ेंगे। सरकार उनको वो जवाब मांगते रहेंगे कोर्ट के ज़रिए और आरटीआई के ज़रिए, और फिर जो भी जन संगठन हैं, विपक्षी दल हैं, वो अपनी भूमिकाओं के ज़रिए इस फंड पर अटैक करते रहेंगे और उसके जवाब सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो देगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस पीएम केयर्स फंड को लेकर मेरी ये टिप्पणी आपको पसंद आएगी। आप इसे लाइक करेंगे, आप इसे शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए विषय पर अपनी टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।